Hello everyone, I'm Parul and you're watching Econ in Fleck Knowing Everyday Economics. This is part 2 of my answer specific series from NCERT. I have started with chapter 1. Part 1 में topic 1.1 और 1.2 already cover है. ये part 2 है जिसमें मैं I'll be covering topic 1.3. Basically why am I insisting more on studying NCERT book? Because already I have discussed in my previous video कि curriculum में ये specifically mentioned है. इसीलिए मेरी जो video है उसका USP यही है कि मैं आपको not just explanation but also I'll give you a reference from NCERT book कि कौन सा particular topic के जो मैंने notes बनाए हैं वो किस पेज पर हैं. तो आप साथ साथ बुक रखिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी. कोई भी और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में वी नीड डॉक्टर, लॉयर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमें चाहिए होते हैं, लेकिन एक फार्मर की वैल्यू अलग ही है. अब और आज के सिनेरियो में देखो, जब टमाटर के प्राइस इतने ज्यादा हो गए हैं, हमें ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है कि वेजिटेबल्स जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और उनका हमारी फैमिली बजट में कितना इन्फ्लुएंस करता है अगर उनका प्राइस थोड़ा सा भी बदल जाए तो. इस और प्लस हमारे सर्वाइवल के लिए भी इट इज सो इम्पोर्टेंट. हमें दिन में 3 बार तो मिनिमम सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए. तो फिर अगर फार्मर की ही स्टेट इतनी वल्नरेबल होगी तो इमेजिन उस इकोनॉमी का क्या ही हाल होगा. और यही स्टेट था, वल्नरेबल स्टेट था फार्मर्स का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ टॉपिक 1.3 ही इस वीडियो में कवर हो रहा है. आई एम नॉट कवरिंग एनी अदर टॉपिक. और ये जो है अगर आप ध्यान से देखो स्पेसिफिकली बुक में रैशनलाइज मेंशन एनसीईआरटी बुक में आई विल डिस्कस लेटर कि ये व्हाट डज इट मीन. बट अगर हम टॉपिक 1.3 पे जाएं विच इज कवरिंग पेज नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 6 एंड टिल पेज नंबर 7, तो ये तीनों पेज जो है एनसीईआरटी के सिर्फ यही टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेकिन वो हम पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक जगह आपको एक बॉक्स की डिस्क्रिप्शन है, एक जगह आपको रीजंस की डिस्क्रिप्शन है, एक जगह आपको कॉजेस की डिस्क्रिप्शन है. लेकिन कहीं भी कुछ भी पॉइंट्स फॉर्म में नहीं है, सब पैराग्राफ में है. इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं. आप इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखते रहिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, सो बेसिकली रैशनलाइज सिलेबस का मतलब ये है कि अब जो है एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं सिलेबस में, विच इज पावर्टी, द अदर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. और अगर आप अभी भी पुरानी बुक से पढ़ रहे हो जिसमें 10 चैप्टर शो हो रहे हैं तो प्लीज उसको मत पढ़िए. नई बुक या तो नई बुक खरीद लीजिए या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए. जो मैंने आपको पहले भी समझाया है वो कैसे कर सकते हो, आप वो वीडियो देख सकते हो. बट नॉट जस्ट दैट 2 चैप्टर्स आर डिलीटेड, बट जो एग्जिस्टिंग 8 चैप्टर्स हैं उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट में वेरिएशन है, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बहुत सारा डेटा और बहुत सारा जो कंटेंट है वो बदल दिया गया है. तो आपको डेफिनेटली न्यू बुक ही पढ़नी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक नाउ. नाउ इन दिस टॉपिक अगर आप देखो तो हम अगर ये बॉक्स देखें, बॉक्स 1.2, दो सी जनरली देयर इज अ हैबिट कि बच्चे बॉक्स छोड़ के चले जाते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि बॉक्स हमें नहीं छोड़ना चाहिए. बॉक्स को हमें जरूर पढ़ना चाहिए. नॉट जस्ट दैट कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ऑल्सो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टाइम आ चुका है, तो आपकी जस्ट नॉलेज भी बढ़ेगी, प्लस आप अपने आंसर्स की एप्लीकेशन में वो यूज भी कर सकते हो. तो अगर हम इस बॉक्स में देखें तो नॉट दैट कि इसमें आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिलेगा, बट हाँ एज ए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, या आप एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अगर हम देखें कि हमें अगर ये कंटेंट मेंशन हो या ये कोड दे दें और पूछ लें कि भाई ये किसने बोला था, तो यू शुड नो द नेम दैट इट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड द डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द 17th सेंचुरी बंगाल की कितना फ्लरिश कर रहा था उस टाइम पे कंट्री. अनदर थिंग, लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स नाउ. अब देखो टॉपिक 1.3 की शुरुआत से इंडियाज इकोनॉमी, जहां से मैंने ये येलो वाला हाईलाइट किया हुआ है, वहां से लेकर पेज नंबर 5 पे जो है टिल पेज नंबर 6 का जो ये यहाँ पे येलो का हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, यहां तक का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको फीचर्स बताएगा. अगेन इट इज इन पैराग्राफ, यहाँ से आपको खुद से फीचर्स बनाने पड़ेंगे, तो वो मैंने आपके लिए आसान कर दिया. Number 1 feature is that there was stagnant agrarian economy. Again the description जो इसके देखो, मेरे सजेशन ये हमेशा पॉइंट और सब पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर को इतने सारे पेपर्स चेक करने होते हैं. जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन दोगे उतना आसान होगा उसके लिए देखना कि आपने किन किन हाईलाइटेड पॉइंट्स को लिखा हुआ है जो कि
जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जितना सिंप्लीफाई और ब्यूटीफुली प्रेजेंट, ब्यूटीफुल का ये मतलब नहीं आप अलग अलग कलर्स यूज करोगे और उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर बना दोगे, नो। बाय ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आई मीन टू द पॉइंट, जो पूछा है वो लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं, सब पॉइंट्स लिखे हैं, हेडिंग्स बनाई हुई हैं, दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन फॉर मी मीन्स। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। प्रोडक्शन का मतलब है कि एक गिवन लैंड है हमारे पास, चाहे 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 1 एकड़ है, 2 एकड़, जितनी भी लैंड है उसमें टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होके आएगा। मैंने अगर राइस ग्रो करी तो 1 एकड़ लैंड से मुझे कितना राइस का प्रोडक्शन मिलेगा इन क्विंटल्स या जो भी हमारी यूनिट है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ और है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उस एकड़ पूरी लैंड में अगर हम पर यूनिट लैंड को ले, उस पर्टिकुलर पूरी लैंड का एक छोटे से पोर्शन ऑफ लैंड में से, पर यूनिट लैंड में से हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा, दैट इज हाउ इंटेंसिवली वी आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ पीस ऑफ लैंड, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और जितना अच्छे से हम छोटे छोटे पीसेस को इंटेंसिवली यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन निकल के आएगा। सो उस टाइम पे जो है आउटपुट पर हेक्टेयर या जो प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम थी, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थी। इसका रेफरेंस आप लगान मूवी से भी देख सकते हो कि क्या ही था टेक्नोलॉजी, और टोटल डिपेंडेंस वाज ऑन मॉनसून। अनदर इज द वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स। अब सारे पॉइंट्स मिला के अगर आप एक कंक्लूडिंग पॉइंट देखो तो देयर वाज वल्नरेबिलिटी बिकॉज प्रोडक्टिविटी भी लो था। क्यों था? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड थे, जिसकी वजह से फार्मर्स की हालत और खराब थी। कोई सपोर्ट नहीं था, ना तो जमींदार से, ना कॉलोनियल गवर्नमेंट से, नो इन्वेस्टमेंट्स। आफ्टर दैट फर्दर कंटिन्यूएशन में इस पॉइंट जहां से हमने रीजंस खत्म किए हैं, उस फीचर्स खत्म किए हैं, उसके बाद से जो पर्पल हाईलाइटेड है पेज नंबर 6 ऑनवर्ड्स, एंड ऑफ दिस टॉपिक टिल पेज नंबर 7, यानी टॉपिक 1.4 स्टार्ट होने से पहले तक ये सारा का सारा जो है आपको रीजंस समझाता है। तो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अगर हम रीजंस पढ़े तो सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगेन अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, आई हैव टेकन ऑल दीज पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। कोई भी मैंने बाहर किसी बुक इधर उधर से नहीं बनाया, मैंने सब एनसीईआरटी से देखा है। सेकंड इज लैक ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, थर्ड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फोर्थ इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये पर्टिकुलर रीजन का एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सो लेट्स डू दीज पॉइंट्स इन डिटेल। फर्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अगेन दिस जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये स्क्रीनशॉट है एनसीईआरटी पेज नंबर 6 का। पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके मैंने मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट इज अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वाज इंप्लीमेंटेड इन द देन बंगाल प्रेसिडेंसी। आई विल शो यू ऑन मैप ऑल्सो कि उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी कौन सा था। जो आज की आज के प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स हैं बंगाल के आसपास, वो सारा का सारा बंगाल प्रेसिडेंसी था पहले। दूसरा, अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, मतलब ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ने बल्कि जमींदार जो खुद इंडियंस थे उन्होंने भी कुछ एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए। द इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट द रेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, देयर मतलब फार्मर्स की। देन नेक्स्ट इज दैट to a very great extent the term of the revenue settlement were also responsible for zamindars adopting such an attitude। क्या थे वो जो revenue settlement के terms थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने lay down किए थे? One is that zamindar adopting the dates for depositing specified sum of revenue fixed था, और अगर वो नहीं दिए जाएंगे तो जमींदार के ऊपर प्रॉब्लम थी कि they will lose their rights as जमींदार्स। तो इनके लिए मतलब एक तरीके से जमींदार्स के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए दे हैड टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अगेन मेरे सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर एरिया इन पिंक शोज दैट द बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ दैट टाइम। अब एक और देखो तो वर्क दिस आउट करके एक छोटा सा पिंक बॉक्स है एनसीईआरटी में। अब इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, where did they implement them and to what extent। अब ये वही सब है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके कंटिन्यूएशन में एक पॉइंट है, हाउ फार डू यू थिंक these settlements have a bearing on the current agricultural scenario। दो इसका रेफरेंस जो है करंट सिनेरियो से है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए, बिकॉज
सोर्स बेस में से कुछ बन जाए तो बन जाए जिसमें वो ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट कंटेंट दे दें, लेकिन स्पेसिफिकली ये एक लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि करंट सिनेरियो का से रिलेटेड ये चैप्टर है ही नहीं. इट इज टॉकिंग अबाउट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो यस, बट हाँ, ये एक जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन या वैल्यू एडेड क्वेश्चन जैसे आप कह सकते हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है. अगर देखें तो ये एक दिस पिक्चर एक्चुअली शोज दिस डिफरेंस कि आज के टाइम पे वी हैव मैकेनाइजेशन और पहले जो है वो सारा मैनुअल वर्क होता था. Next point we have, this again is given in the pink box, illustrated agrarian map of British India. ये शो करता है, वो मैप है जो बताता है कि उस टाइम पे कौन सी स्टेट में, इंडिया के कौन से पार्ट में किस पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही थी. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इधर इस तरफ ईस्टर्न साइड पे जो है ज़्यादातर जूट टोबैको है, और यहाँ वेस्टर्न साइड पे शुगर केन है. यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्दर्न साइड ऊपर की तरफ मिलेट्स, शुगर, ये सब चीज़ें हैं. और अगर आप इस तरफ चले जाओगे साउथ की साइड तो दिस इज ऑयल सीड. सो दिस इज द इलस्ट्रेटेड मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे जो इंडिया में प्रोडक्शन होता था. After that, second point is lack of technological advancement. Again, these points are from NCERT directly. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कुछ खास इरिगेशन या बेटर फर्टिलाइजर्स ये सब नहीं था, मैकेनाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन थी. थर्ड इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. बेसिकली एग्रीकल्चर लोग अपनी सब्सिस्टेंस के लिए भी करते हैं, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए छोटी सी लैंड पे सब्जियां उगाना शुरू कर दिया और जितना उगाया अपनी फैमिली को ही पूरा हो गया. लेकिन एक एग्रीकल्चर होता है कि जिसे हम कमर्शियलाइज कर देते हैं, मतलब कि बेचने के लिए, जिससे कि हम रेवेन्यू अर्न कर सके. उस टाइम पे हालत ही इतनी खराब थी फार्मर्स की कि उन्हें फोर्स किया जाता था कि भाई तुम लोग जो है कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, क्योंकि ब्रिटिश को अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया से. तो उन्हें चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इंडिगो ग्रो करें और वो अपनी इंडस्ट्रीज को भेजें. तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स व्हिच आर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज in Britain. Again, one point. Second point, while a small section of farmers change their cropping pattern from food crops to commercial, but a large section of tenants, small farmers, tenants मतलब जो रेंट पर, जो किसी और की लैंड पर काम करते थे, उनकी खुद की लैंड नहीं होती थी. स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेज नॉट टेक्नोलॉजी एंड और नोर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर. Last point is lack of investment. Again, it is a extended point of जमींदारी सिस्टम जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं की जाती थी एग्रीकल्चर में फार्मर्स की कंडीशंस को बेटर करने के लिए. फार्मर्स के पास था नहीं पैसा, जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को भी अगेन दे वर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग द raw material to send it to Britain. So despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, food control, drainage and desalinization of soil. Now this again, ये जो highlighted points हैं ये सारे मैंने NCERT से लिए हैं. तो अगर आप ये वीडियो पढ़ रहे हो तो मेक श्योर आपके सामने एनसीईआरटी बुक है. एनसीईआरटी बुक में साथ साथ मार्क करते रहना, हाइलाइटर्स रखो, साथ में पेन रखो, स्टिक ऑन्स रखो, जो भी आपके नोट्स हैं वो साथ साथ बनाते रहो, वहीं पेस्ट करते रहो. मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं इधर उधर देखने की भी जरूरत है, और कोचिंग्स पे तो खास तौर पे जाने की जरूरत नहीं है. आपके पास ज्यादा फालतू पैसे, आप जाके प्लीज अपने फ्यूचर के लिए कहीं इन्वेस्ट कर लो. लेकिन प्लीज बी स्मार्ट इनफ टू यूज योर ब्रेन एंड वर्क हार्ड. So that's all about this video of topic 1.3. I hope you have understood it, and please develop a passion for learning, and if you do so you will never cease to grow. Have a happy learning, and thank you so much for watching the video. Bye everyone.